जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं या नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, या हम लोग जैसे बहुत दिनों से अपने विभाग में चला रहे हैं, कृषि विभाग में IPM विधि से खेती, तो हम लोग लगातार फील्ड भ्रमण पे जा रहे हैं और इस बारे में किसानों को लगातार सलाह भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। आज हम लोग जिला कृषि रक्षा अधिकारी महोदय के साथ में फील्ड के भ्रमण पर निकले हुए थे, तो हमने देखा कि हमारे ही डिपार्टमेंट से एग्री जंक्शन का प्रशिक्षण लेकर के नीरज जी ने एक छोटी सी अपनी दुकान खोली है, शॉप खोला जनपद बाराबंकी में, और आपके पास केमिकल पेस्टिसाइड से लेकर के बायो कंट्रोल और IPM कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़ा रेंज उपलब्ध है। तो आज हम लोग जो है किसानों को केमिकल मुक्त खेती करने के लिए शुरू से बताएंगे कि कैसे कैसे फॉलो करें कि उनको रसायन का प्रयोग ना करना पड़े, कीट भी ना लगें, और अगर लग भी जाएं तो उनका हम कैसे नियंत्रण करें। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये बात करना चाहते हैं कि हमारे खेत में कोई भी कीट लगा, किसान भाई को दिखाई दिया कि ये कीट आ गए, वो तुरंत दुकान पे गए और उन्होंने दुकानदार से कहा कि भाई वो दवाई हमको दीजिए जो तुरंत ही काम कर दे। तो दुकानदार क्या करता है कि जो ये नहीं देखता है कि उसमें कौन सा निशान बना है, लाल, हरा, पीला, नीला क्या बना है, कोई मतलब नहीं, लाल रंग के निशान वाली उठाई दवाई और उसको दे दिए, कल ले जाइए डालिए, आज ही कीट मर जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि सारे कीट मर जाते हैं। जब हम कीटों की बात करते हैं तो कीट 4-5 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो मुख्य रूप से कीट हैं जिनको हम फाइटोफैगस कीट कहते हैं, और इसमें वही कीट आते हैं जो पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं, और इनकी जो है हमारा फूल खाते हैं। तो जो पेड़ के पूरे तने को लेकर के और उनकी जड़ को लेकर के खाते हैं, वो मुख्यतः रूप से नुकसान करते हैं। लेकिन कुछ कीट ऐसे हैं जैसे कार्निवोरस कीट हैं, स्कैवेंजर्स हैं, प्रेडेटरी कीट्स हैं, पैरासाइट्स हैं। तो ये कीट तो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन मर ये भी जाते हैं सब। इसमें आप जैसे आपके पास हैं, दिखा रहे हैं, सारे कीट हैं। तो अभी हम जब इस पर बात करेंगे तो एक एक कीट को दिखाएंगे कि हाँ, इससे हानिकारक कीट की एक सूची है हमारे पास। ज़रा इसको कैमरामैन अपने पास करिए, क्लोज करिएगा, देखिए और नज़दीक ला के दिखाइए। नीरज भाई दिखाओ जरा इनको। ठीक है, और ये लाभदायक कीट, ये लाभदायक कीट हैं जिनको हम बिना अकारण मार देते हैं, और ये हमारा नुकसान भी नहीं करते, हमको फ़ायदा करते हैं। तो नीरज जी, आज हम लोग आए हैं आपके यहाँ, तो आज हमको पहले तो ये बताइए कि आपने कैसे अपनी करियर की शुरुआत की, क्या क्या किया, अब कैसे किसानों को आप बता रहे हैं। तो हम भाई स्टेप बाय स्टेप बात आपसे करते जाएं। जी। जैसा कि सर मैंने IPM पे काम शुरू किया। मैंने पहले तो एग्री जंक्शन में ट्रेनिंग ली 2017 में, उसके बाद पेस्टिसाइड का ही काम कर रहे थे। क्या नाम है आपकी दुकान का? मेरी दुकान का नाम है एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप, रामनगर रोड, बाराबंकी। अच्छा। तो जब हमने काम स्टार्ट किया तो पेस्टिसाइड का ही काम कर रहा था, और जहाँ पे भी कोई भी छोटा सा भी कीड़ा लग गया, अगर किसान ने देख लिया तो सीधे जाके उसको मार देता था। तो चूँकि मैंने MSc किया है एग्रीकल्चर लाइन में ही, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। क्योंकि अगर आप सिंथेटिक पैराथ्राइड यूज़ कर रहे हैं या कॉन्टैक्ट वाला इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट हैं, जो हमारे लाभदायक कीड़े हैं, वो भी मरे जा रहे हैं, जबकि जो हमारे नुकसानदायक कीड़े हैं उन पे उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे लाभदायक वाले कीड़े हैं नहीं। अब हम लोग बात करेंगे जी कि कोई भी खेती हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, और किसान ने अपने मन में बनाया कि अब हमको रसायन का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल। तो रसायन का प्रयोग जब नहीं करना है तो उसको कोई न कोई एक ऑप्शन चाहिए। बिल्कुल चाहिए होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी फसल लगाएंगे तो हमें पहले भूमि की तैयारी करनी है। जी। जब भूमि की तैयारी करते हैं तो भूमि से संबंधित पहले ही प्रारंभ में जो बीमारियां होती हैं, जो कीड़े लगते हैं, उनको कंट्रोल के लिए हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। तो आप जान रहे हैं कि
प्रारंभ में जब भूमि की तैयारी समय है तो उसमें जैसे बिल्ट है, बिल्ट के रोकथाम के लिए हम पहले भी तैयारी करते हैं। हमारे कुछ कीट ऐसे हैं जो ज़मीन में ही रहते हैं, जैसे हमारा दीमक है, ठीक है, और वाइट ग्रब हैं, ये भी ज़मीन में रहते हैं, तो हम इनको भी प्रारंभ में ही कंट्रोल करने की बात करते हैं। निमेटोड है, ये भी ज़मीन में ही रहता है, तो इनके लिए रोकथाम के लिए आप बताएं। जैसे बिल्ट है, बिल्ट के रोकथाम के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं किसानों को, उनको रसायन न डालना पड़े, और वो कैसे डालें, कौन सी दवा डालें? ये बिल्ट के लिए कंट्रोल कैमरा में के लिए एकदम करीब से दिखाइएगा। ट्राइकोडर्मा विरिडी टेक्निकल होता है इसका, ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसका प्रयोग करते हैं। और इसको प्रयोग करने का तरीका यह है कि अगर आपको कल्चर बनाना है, इसका पहले ये कल्चर ही है और इसको डेवलप करना है, तो कम से कम 1 हफ्ता गोबर की खाद में मिला के रखें छायादार स्थान पे। इसके बाद शाम के समय एक समान बिखेर के खेत में, और उसके बाद पाटा मार दें। उसके बाद आप कोई बुआई करें तो आपको विल्ट की समस्या आपके खेत में नहीं मिलेगी। अच्छा, विल्ट जो है, जी जी, ये किन फसलों में लगता है, इसके क्या लक्षण हैं? किसान भाई कैसे पहचाने कि हमारे यहाँ विल्ट लग गया है? विल्ट आप देखोगे कि पौधा एकदम सही खड़ा है, हरा भरा है, और एकदम से झटके के साथ सूख जाता है। यानी कि एक दिन जाते हैं आपको पौधा हरा दिखता है, दूसरे दिन गए तो पौधा एकदम मुरझाया हुआ पूरी तरह सूख जाता है। ज़्यादातर ये क्या होता है, चने में आता है, आपका अरहर में आता है, मसूर में आता है, टमाटर में भी आता है, बैगन में भी आता है, मिर्च में भी आता है जी। और अब और फसलें चूँकि ज़मीन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो अब जो नया देखने में आया कि पिपरमिंट में भी ये समस्या आ रही है। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे हमारा दीमक हो गया, वाइट ग्रब हो गया, जी, दीमक के लिए भी प्रारंभ में भी हमें कंट्रोल कर लेना है। दीमक की एक बहुत बड़ी समस्या है, आप जानते हैं ना उसको। बिल्कुल। तो दीमक के लिए, और दीमक के लिए ये आता है मेटराइजम एनिसोप्ली, इसका टेक्निकल होता है। अच्छा। इसको भी सेम वैसे ही आपको गोबर की खाद के साथ मिला के रखना है। मेटराइजम ही हम क्यों प्रयोग करें सर? क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, ये चूँकि सॉइल में ये फंगस होता है, और जब सॉइल में जाता है तो जैसे डिजीज़ होती है, एक दूसरे से संपर्क में आने पे फैलती है, तो ये दीमक को बीमार कर देता है। अब जब दीमक बीमार होता है तो ऊपर की ओर हमेशा श्रमिक और सैनिक होते हैं, जबकि नीचे की ओर उसकी होती है रानी। तो जब तक आप रानी को नहीं ख़त्म करोगे, केमिकल से आप श्रमिक मार सकते हो और सैनिक मार सकते हो, लेकिन रानी को नहीं मार सकते। तो अगर आपने बीमारी ये पहुंचा दी एक बार, तो वो एक दूसरे को छूते हुए चलते हैं, और जहां वो नीचे तक जाते हैं और रानी को भी बीमार कर देते हैं, फाइनली पूरा समूल नाश हो जाता है। और इसका इम्पैक्ट इतना अच्छा है, एक बाग में मैंने डलाया था तो वहाँ पे अभी हो चुके हैं लगभग 8 साल। 8 साल में दोबारा दीमक वापस नहीं आया। बहुत अच्छा। ये आप कहने का मतलब ये है कि क्या दीमक दिखना चाहिए जब हम स्प्रे करें तो? नहीं, दिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके में समस्या आती है, अगर आपको दिख रहा है तब भी आप डाल सकते हो, वरना क्या है, गोबर की खाद के साथ मिला के अगर आप सॉइल में डाल रहे हो तो वो ऑलमोस्ट कहीं भी होगा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और आपकी बीमारी दीमक जो है पूरी। क्या इसका कोई सीधे स्प्रे करने का तरीका नहीं है? हाँ, सीधा स्प्रे करने का, अगर आपको दीमक डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे आपके घरों में लग जाता है, आप कर सकते हो। इसका 5 ml देखते हैं कि लकड़ियों में दिख रहे हैं, 5 ml 1 लीटर में डालना है। हाँ। और स्प्रे कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि आप तुरंत चाहें कि तुरंत खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा, 15 दिन का समय लेगा, मगर उस जगह से ये जड़ से खत्म हो जाएगा दीमक, पूरे घर से। एक बिंदु और रह गया, निमेटोड जी, और आपका वाइट ग्रब जी, ये भी बहुत है हमारे। जैसे वाइट ग्रब हमारा आलू की फसल है और मूंगफली की फसल है, इसके लिए बहुत नुकसान करता है। निमेटोड तो हमारा बहुत सारी मल्टी फसलों में आ जाता है, हम बाद में बड़ा उसका कुछ भी उपचार करें तो नहीं कर पाते हैं। इन दोनों के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे और कैसे उसका प्रयोग करना है? ये फैसियोलेसिस लिनोसिस है, ये आता है आपका। इसे बताएं जरा। फैसियोलेसिस लिनोसिस, ओके, मतलब इसका जो साइंटिफिक नेम है। और ये भी एक फफूंद है। इसको आप जब आप प्रयोग करते हो तो ये निमेटोड को बीमार कर देता है और निमेटोड को ख़त्म कर देता है। अगर आप पहले गोबर की खाद के साथ मिला के रख रहे हो, खेत में कर रहे हो, तब तो ठीक है। नहीं तो अगर आपको कहीं भी निमेटोड की गांठें दिख रही हैं जड़ में, तो इसका 5 ml का डोज लेके पौधे में ड्रेंचिंग करवा दीजिए, और पौधा आपका 8 से 10 दिन बाद चलने लगेगा। बाद में भी कंट्रोल हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ही आप करना है, आप बाद में भी डलवा सकते हो। खाली एक चीज़ का ध्यान देना होता है, जब भी हम कोई भी बायो प्रोडक्ट डालेंगे तो आपको ये ध्यान देखना है कि सुबह का समय या शाम के समय ही प्रयोग करेंगे। दोपहर में इसका प्रयोग बिल्कुल मना होता है, क्योंकि धूप में पड़ने के बाद खत्म हो जाता है।
अब आपने देखिए भूमि की तैयारी किसान करा दी कि भूमि में ये चीज़ें हम डाल लेंगे तो हम लगभग पहले है बचाव कर लेंगे। अब हमने फसल लगाई, हमारी फसल निकल आई, तो अभी हमने शुरू में कहा था ना कि बहुत प्रकार के जो कीट होते हैं, जी जी, अब मुख्यतः जो रस चूचक कीट होते हैं, कुतरने वाले कीट होते हैं, पत्ती लपेटे कीट होते हैं, जी, इन कीटों के लिए ही किसान लगातार दवाओं का प्रयोग करता रहता है। ठीक। तो कीटों में हम जैसे मानते हैं कि माहू हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, आपके थ्रिप्स हो गए, जैसिड हो गए, वाइट फ्लाई, माइट्स हैं, ये मुख्य रूप से जो फसलों को हमारे नुकसान कराते हैं। और ये बहुत लगभग जितनी हम फसलें लेते हैं कहीं ना कहीं सभी फसलों पर ये आ ही जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे कोई किसान आता है तो पहले तो ये बताएं उसको कि उसकी फसल में लगा कैसे है, कि एफिड लगा है, जैसिड लगा है या कोई बीमारी है, कैसे यहाँ देखते हैं अपने यहाँ। सर ये ये हमारा एक माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पे पहले इससे हम लोग फसल को चेक कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पत्ती रखी है, ये पत्ती हमने यहाँ पे फिगर है वो आपके सिस्टम पे दिख रहा है। नीचे रख दिए सर, नीचे पूरा कंट्रोल। हाँ, ये 1600x तक बड़ा करके दिखाता है। तो अगर कोई थ्रिप्स होता है या माइट होती है तो वो बहुत छोटी होती है साइज में, और उसको आप डायरेक्ट देख नहीं सकते। तो इससे क्या है, हम पकड़ लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, या फंगस लगा है तो फंगस में क्या होता है, इससे हम देख लेते हैं, उसको टैली कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं वो पढ़ के उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, मान लीजिए उनके खेत में सफ़ेद मक्खी आई, जी, ठीक, या एफिड है या जैसिड है, जी, तो इन कीटों के लिए क्या क्या बायो में हमारे क्या क्या कंट्रोल है, कैसे हम उनका करेंगे, क्या कि एक ही बताइए हम लोग। देखिए अगर सफ़ेद मक्खी या आपने देखिए सबसे पहली चीज़ तो है आपको खेत, अगर पहले हमको ये बता दीजिए कि हम इनको आने ही ना दें, वो हमें कंट्रोल बताइए, आने के बाद में क्या कंट्रोल करेंगे वो बात। सबसे पहले तो देखिए अगर खेत में आपका एफिड जैसिड या उसको रोकना है तो ये आता है स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप ये क्या होता है, खेत में आपको लगा देना है पौधे की हाइट से 1-2 फीट ऊपर, और क्या है इसमें जितने भी आपके उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं, और ये दोनों साइड से आपका काम करता है। तो हवा के साथ अगर वो उड़ रहे हैं या पत्ती से एक दूसरे पौधे पे जंप मारते हैं तो इसी पे आगे बैठ जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। होता क्या है, जो पीला वाला स्टिकी ट्रैप, ये आप कलर देख रहे हो येलो है, तो ये क्या है, माहू को आकर्षित करता है, सफ़ेद मक्खी को आकर्षित करता है। जबकि इसकी जगह आप एक ट्रैप देख रहे हो नीला, ये रहा, ये नीला ट्रैप, ये थ्रिप्स को आकर्षित करता है। मिर्चे में थ्रिप्स, मिर्चा है, लहसुन है, इसमें थ्रिप्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थ्रिप्स के लिए आपको इसको लगाना है, और माहू एफिड के लिए इसको लगाना है। वैसे कॉमन एक आता है जिसमें आपका 80-20 का रेशो ये ऑलरेडी बन के आता है। ये आपको हाथ में पहन के इसमें ग्लू चिपकाना होता है, ये ग्लू है इसका, इसको डाल के लगा देंगे तो क्या है 80 और 20 का रेशो होता है। तो ये आपका नीला पीला दोनों ही खेत में लग जाएगा, और कोई भी उड़ने वाला कीड़ा होगा वो इसी पे आके। अच्छा, एक ही पैकेट में दोनों हैं? जी, दोनों है, और ग्लू जो लगेगा दोनों में एक ही लगेगा? दोनों में एक ही लगेगा, कलर खाली अलग अलग है। अब जैसे उड़ने वाली मक्खी है, व्हाइट फ्लाई है या फ्रूट फ्लाई है, जी, इनके लिए आपने अभी बता रहे थे कुछ लियोर्स हैं जी, उन लियोर में हम कैसे क्या लगाते हैं, किन मक्खियों के किन के लिए करते हैं? व्हाइट फ्लाई का तो सर कोई ल्यूर नहीं होता है। अच्छा, व्हाइट फ्लाई के लिए आपको स्टिकी ट्रैप चिपकाना है, नहीं तो अगर आपके यहाँ लग ही गया है तो बेस्ट चीज़ क्या है, ये आता है आपका बेवेरिया बैसियाना, 5 ml का ही डोज आपको शाम को समय स्प्रे करा देना है। ये व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, मगर प्रैक्टिकली मैंने करा के देखा है और मैं सक्सेस रहा। सेकेंड आता है ये आपका रिपेलेंट आता है व्हाइट फ्लाई का। इसका क्या है, ये अगर आपने डाल दिया तो व्हाइट फ्लाई भले आपके खेत में हो, दिखती रहेगी, लेकिन वो पौधे को चूसना बंद कर देगी। तो जो आपकी कर्लिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी, पौधा वापस पत्ती खोल देगा। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये काम कर गया। और ये बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता, और 2 ml का डोज होता है इसका खाली। 2 ml कितने में? पर लीटर। 2 ml पर लीटर। और एक टंकी में कितना पड़ेगा? एक टंकी में 30 ml पड़ेगा। 30 ml। जी। कितने क्षेत्र में स्प्रे करना होगा एक टंकी से? एक टंकी से आपका आधा बीघा लगभग, या कहें कि। नाम क्या है इसका? नाम नहीं बताया। ये एश्योर के नाम से है। एक्चुअली क्या है, ये लॉन्ग का एक होता है यूजिनॉल,
यूजिनॉल जो होता है लौंग से तेल से निकाला जाता है। तो ये यूजिनॉल जो होता है ये एक तो रिपेलेंट का काम करता है। सेकंड थिंग क्या है कि यूजिनॉल का प्रयोग अगर आप ज़्यादा किसी इंसेक्ट पे कर रहा है तो उसमें नरबंधिता आ जाती है, तो वो फ्यूचर में जाके फिर वो प्रोडक्शन भी बंद कर देता है, रिप्रोडक्शन उसका कम हो जाता है। ल्योर्स किसके लिए लगाते हैं हाँ। और ट्रैप किसके लिए लगाते हैं जी, रखे हैं? ये तो सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये है एक लाइट ट्रैप, सोलर लाइट ट्रैप। अगर आपने इसको प्रयोग किया है तो खेत के 70% कीड़े जो फोटोट्रॉपिक होते हैं, जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये दिन भर अपने आप चार्ज होगा और रात होते ही अपने आप जल जाता है। इसको दिखाने के लिए ये रख दीजिए, ऊपर से रख दीजिए, जल जाएगा। ये जल गया है, फिलहाल इतना अंधेरा है यहाँ पे, ये जला हुआ है। इसमें हम लोग पानी भर देते हैं और थोड़ा सा डीजल या मोबिल डाल देते हैं जला हुआ, तो कीड़ा इसी में आएगा और इसी में आके मर जाएगा। इसमें कौन कौन से कीटे आते हैं? जितने भी प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे। आप गौर कर रहे होगे इसमें 2 लाइटें लगी है, वो नीचे की ओर ऊपर की ओर 2 अल्ट्रावायलेट है और एक सेंटर में येलो लाइट है। जिससे क्या है, कुछ कीड़े जो होते हैं, आपने फिर वही कहानी, येलो स्टिकी टैप एंड ब्लू स्टिकी टैप। तो जो कीड़े प्रकाश पीले की ओर आकर्षित होंगे वो भी आएंगे और जो नीले की ओर आकर्षित होंगे वो भी आएंगे। तो ये लगभग आपको अगर अपने खेत में लगा लिया तो 70% कीड़ा आपका। हाँ, यही मैं पूछा, 70% इससे हो गया। 30% किससे करेंगे? 30% के लिए क्या होता है, अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग होता है, फेरोमोन होते हैं। हर कीट अपने लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन का यूज़ करता है। तो ये फेरोमोन्स होते हैं, फेरोमोन्स अलग अलग आते हैं। ये फेरोमोन्स क्या मादा की गंध की होते हैं? जी, मादा की गंध के होते हैं और नर को आकर्षित करते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आप नर मादा का संगम ना होने दें तो ना अंडे पैदा होंगे ना बच्चे पैदा होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डाल देते हैं, लगा देते हैं यहाँ पे, तो वहाँ नर कीड़े आगे सब मर जाते हैं इसमें। और चूँकि मादा से उसका मिलन नहीं हो पाता तो वो सीधी सी बात है, फिर उसके बच्चे नहीं होते या अंडे नहीं देता। तो ये अलग अलग होते हैं। जैसे आपको मैं दिखा दूं कुछ ट्रैप्स। ये है वाटर ट्रैप। वाटर ट्रैप क्या है, इसमें पानी भर देते हैं और ये है आपका ल्यूर। इसमें अलग अलग ल्यूर होता है। ये है आपका ल्यूसन ल्यूर, जो कि बैगन का बोरर। बैगन में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बैगन के तने में छेद हो जाता है, बैगन के फल में छेद हो जाता है। आप चाहे कितना खतरनाक इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, वो नहीं रोक सकते आप उसको। तो उसका एक ही तरीका है, अगर आपने ये लगेगा आपका 1 एकड़ में लगभग 30 ट्रैप लगेंगे। कुछ लक्षण बताएंगे जो ये कीट होता है? हमने देखा है कि सबसे जो टॉप रैंक की जो टहनियाँ होती हैं और अचानक वो मुरझा के झुक जाती हैं और ये पता नहीं लग पाता, पूरा पेड़ एकदम हरा भरा है और ऊपर के टहनियाँ एक निश्चित स्थान से वो मुड़ जाती है और वो अगर वहाँ से हम तोड़े हैं तो उसके अंदर कीड़ा निकलेगा। उसी की बात कर रहे हैं? उसी की बात कर रहे हैं। वो स्टेम बोरर होता है और वही जो स्टेम बोरर है वही फ्रूट भी वही नुकसान करता है। तो उसमें क्या है कि इसमें सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है, अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो एक कंपलसरी टास्क क्या है कि जैसे ही आपका बैगन रुपाई कर दी, उसके 25 दिन के अंदर आपको इंस्टॉल करना है इसको, ट्रैप को। और अगर कीड़ा एक बार अटैक कर चुका है तो बहुत मुश्किल होगी कि उसको आप रोक पाए। ठीक है, इसमें कुछ गलतियां क्या होती हैं कि जैसे आपने बैगन में या टहनी टूटी, वो उसकी सूखने लगी, तो किसान कहता है चलो दवा डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं करता। अब इसका जो लाइफ साइकिल अगर आप समझेंगे तो वो जो आपका क्या नाम है, कैटरपिलर है उसका, वो आगे जाएगा, प्यूपा में चेंज होगा। प्यूपा में चेंज होने के बाद ज़मीन में चला जाता है। ज़मीन में ये 6 इंच गहराई पे जाके तब ये फ्लाई बनेगा और दोबारा आके फिर वही प्रोसेस चालू, फिर उसी तरह अंडे देगा और उसी तरह कीड़ा लगता रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि खेत की सफाई रखिए, छेद वाले बैगन उसमें ना डालिए, उसकी जो पत्तियाँ जो आप टहनी काटने को बोला जाता है काट दिया है तो उसको जला दीजिए, उसको उस जगह पे ना तो बहाइए ना खेत के अगल बगल में रखिए। तो ये जो ट्रैप है इसमें क्या करना है, आपको खाली ये लगाना है। इसके अंदर मैं दिखा दूँ आपको, एक ये ल्यूसिन लूर आता है। ल्यूसिन लूर की खासियत ये है, ये गुलाबी रंग का है
बोल रहा था, ये रहा ल्यूसेन लूर है। और ये देखिए आप, ये एक छोटी सी कैप्सूल टाइप में दिख रही होगी। इसको क्या करते हैं हम, इसको इसकी छतरी में लगा देते हैं ऐसे, और फिर इसको वाटर ट्रैप के ऊपर रख देंगे और फिर इसको नीचे बांस लगा के गाड़ देंगे और फिर पानी भर देंगे। हाँ, इसमें पानी भर देंगे और ज़रा सा खाने वाला कोई तेल, खाने वाला तेल इसलिए बोला जाता है कि डीजल मिट्टी का तेल नहीं डालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूज़ कर रहे हैं आप फेरोमोन। फेरोमोन की महक को वो दबा देगा। तो खाने वाला रिफाइंड या सरसों का तेल आप डाल दीजिए। दूसरे दिन आपको इसमें वो फ्लाई तैरती हुई मिलेगी, उसको आप गिरा दीजिए मरी हुई को, और दोबारा पानी भर के फिर से रेडी कर दीजिए। कितने दिन चलेगा ये ल्यूर? ये ल्यूर चलेगा आपका 45 दिन, 45 डेज एक बार लगाने पे। और क्या होता है, प्राइमरी कॉस्ट इसकी क्या है, 200 रुपये है, 200 रुपये का आता है। लेकिन ल्यूर की कॉस्ट अगर आप पूछेंगे तो ल्यूर खाली 50 रुपये का, यानी कि आपने एक बार इसको ख़रीदा सिस्टम को, इसके बाद आपको खाली ल्यूर का यूज़ करना है। आप टाइम टू टाइम बदलते रहो, ये सिस्टम वैसे का वैसे ही आपके खेत में लगा रहेगा, भले आप 6 महीने फसल खड़ी रखो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी है इसके, कि आपको सामने पता तो चल रहा है कि कौन सा कीड़ा है। अदरवाइज़ आप तो खेत में जाते हो, आपको तो खाली कटी हुई टहनियाँ दिखती हैं और छेद में फल वाले छेद, फल छेद वाले फल। ये तो आपके बैगन के लिए हो गया। आपके जनपद में खरबूजा, तरबूज, जी जी जी, मिर्च और आपके देखिए मक्के भी हैं, इनकी भी खेती बहुत हो रही है। उन फसलों के लिए क्या क्या लिए? हर क्रॉप के लिए, हर इंसेक्ट के लिए अलग एक ट्रैप होता है। जैसे आपने पूछा अभी फ्लाई इसके लिए कि खरबूजा तरबूज बहुत लग रहा है, तो खरबूजा तरबूज में हमारा सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है वो मेलन फ्लाई कहते हैं उसे, ड्रोसेरा नाम होता है उसका। वो साइंटिफिक नेम है क्या ड्रोसेरा। क्या नुकसान करती है? वो क्या करती है, तने पे अंडे दे देगी छेद करके, और वहीं से जैसे बैगन में कीड़ा पैदा होता है उसी तरह उसमें भी वाइट कलर का कीड़ा पैदा होगा और पेड़ सड़ने लगेगा। फ्रूट होगा तो फ्रूट पे भी छेद कर देगा और फ्रूट के अंदर सड़न पैदा हो जाएगी, उसी के अंदर उसके लार्वा रहेंगे और वो पूरा खाते रहेंगे। अंदर से पूरा फल ऊपर से देखने में आपको सही लग रहा है, अंदर पूरा सड़ जाएगा। तो इससे क्या है कि डैमेज लगभग इसका जो है 50 से 60% तक हो जाता है नुकसान का। अगर आप ध्यान ना दे तो 50 से 60% तक आपकी यील्ड ख़त्म हो सकती है। तो इसके लिए ये आता है फ्रूट फ्लाई, मेलन फ्लाई लूर, और ये होता है आपका ट्रैप। इसमें कैसे लगाते हैं? इसको लगाने के लिए क्या है कि इसमें एक छोटी सी टिकिया होती है, दिखाओ, करीब से दिखाओ क्या क्या है इसमें। हाँ, ये वायर देख रहे हैं आप, ये वायर मिलेगा और इसके अंदर ये मिलेगा आपको, ये ल्यूर है, ल्यूर दिख रहा है। और इसमें क्या होता है, सेंटर में आपको एक छेद दिखेगा, इसको इसमें क्या करना है, छेद में डाल देना है इसको, और इसको लपेट लेना है और फिर इसका ग्लास खोलना है। ग्लास के अंदर भी एक बैक साइड में यहाँ पे छेद है, हाँ, पीछे की ओर। इसके अंदर से डाल के हम इसको दूसरी तरफ निकालेंगे और इसको किसी भी लकड़ी के सहारे खेत में गाड़ देंगे। ये निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देंगे और इसको किसी भी लकड़ी या इसके सहारे, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, इसके सहारे हम इसको बस लॉक कर देंगे। कितनी ऊंचाई होनी चाहिए खेत में इसकी? इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 2.5 से 3 फीट, क्योंकि वो आपका बेड जो होता है वो 1 फीट ऊंचा होता है और पौधा बहुत ज़्यादा होगा तो 1.5 से 2 फीट, तो उससे थोड़ा सा ऊपर। इसमें कौन कौन से कीट आएंगे? इसमें खाली आपकी मेलन फ्लाई आएगी, जो डांसी कहते हैं यहाँ पे लोग, और वो डंक मारता है और पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप ये समझिए कि अच्छा ये बताओ, हाँ, कि 1 बीघा या 1 हेक्टेयर कहें या 1 एकड़ कहें, कितनी मात्रा में लगानी पड़ेगी? ये 1 एकड़ में मिनिमम 8 लगते हैं, कम से कम 8, मिनिमम 8 1 एकड़ में। हाँ, और मैक्सिमम आप 16 तक कर सकते हो।
इससे अपना पूरा ये कंट्रोल कर पूरा ये डॉट से उसको कंट्रोल कर लेगा, फ्रूट फ्लाई जो आपकी मेलन फ्लाई है। अब ये जो प्रोसेस आपको बताया है, अच्छा, जो अभी एक हमने फ्रूट फ्लाई बार बार ले रहे हैं, जो आपका चाहे लौकी हो, चाहिए आपका कोई भी इस तरह का कुकुरबिटेस, कोई भी कुकुरबिट्स हो, सब में लगभग सब में उसका लगता प्रभाव है, होता सब है। में लगता है। ठीक ना? तो क्या इससे वो फ्रूट फ्लाई भी आपका कंप्लीट होगी कवर, या कोई अन्य लेयर उसके लिए है? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। एक तो आपका जितना भी कुकुरबिट्स है, हाँ। उसको हम लोग मेलन फ्लाई बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। सेकंड थिंग हो गई फ्रूट फ्लाई, किसको बोलेंगे, जो आपका लग रहा है आम में, अमरूद में, हाँ, फल वाली फसलें हैं, उनमें फ्रूट्स आते हैं, तो उसके लिए होता है फ्रूट फ्लाई। ये ल्यूर अलग होता है, मगर बाकी प्रोसेस सेम है। सेम है। आपको खाली ल्यूर अलग लगाना है, बाकी सेम पहले प्रोसेस जहाँ है। हमें अगर आपको पेड़ पे अमरूद लगा है जी। या आम लगा है, हाँ। तो जो फल वाली है, हाँ, तो उनके लिए इसको लगाना है। उसके लिए आपको लूर चेंज करना है। बाकी बाकी कुकुरबिटेसी वाली फैलने वाली सब्जी वर्गीय, कद्दू वर्गीय हैं, वो सब ये लगेगा। उनके लिए मेलन फ्लाई, मेलन ये लू लगाना है। बिल्कुल ठीक है। अब वो कुछ तरह जैसिड की बात थी, जी। थ्रिप्स की बात है, माइट्स की बात है, इनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, जैसिड्स, आपका थ्रिप्स, माइट, ये तो आपका सकिंग पेस्ट जितने भी होंगे, हाँ। ये आपके उसी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसी से में उड़ के आ जाएंगे या हमारा उसमें जाके चिपक जाएंगे? हाँ, चिपकने वाले में सब आ जाएंगे। स्टिकी स्टिप में। ये आपके जो बोरर होते हैं, जैसे आपका टमाटर में लगता है, चने में लगता है पॉड बोरर। अच्छा, इसी के साथ में हम बात कर लिया, तभी बात हुई थी, कुछ कुतरने वाले हैं, जी जी जी। कीट हैं, जैसे हमारा कि फ्रूट स्टेम बोरर है, फ्रूट हाँ, बोरर है, टॉप बोरर है, हाँ। फाल आर्मी वार्म है। जी। ठीक है। तो अब फ्रूट बोरर जैसे आपने बताया कि बैगन में लग रहा है, चना में, अरहर में, भिंडी में। स्टेम बोरर आपका टमाटर में, बैगन में, धान में, गन्ने में। जी। और टॉप बोरर आपका धान में है, गन्ने में है। और एक नया आपका जो भी नहीं 2-3 साल पहले से इंट्रोड्यूस हुआ है, फाल आर्मी वार्म, जो मक्के में लगती मक्के की फसल को खत्म कर देता है। तो इनके लिए भी आप कुछ अगर इनके अतिरिक्त हो, इनके लिए भी ट्रैप्स होते हैं, इनके लिए भी ट्रैप्स हैं हमारे। और इनका ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ का अलग सिस्टम है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि एक हेलिकोवर्पा वाला हो गया, कि टमाटर है, बैगन है, मिर्ची, जिसमें हरा हरा कीड़ा आता है, पिपरमिंट में भी बहुत आता है, और उससे छेद करता है, तो उसके लिए ये आता है, इसको बोलते हैं फनल ट्रैप। ये आप देख रहे हो, इसमें नीचे पॉलीथीन लगी है और ये कुप्पी टाइप का है, ये कहलाता है फनल ट्रैप। ये आपका पूरा ट्रैप है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लूर होते हैं आपके, अगर आप गौर करो तो लूर आपके सेम होते हैं। इसका सिस्टम ये होता है कि ये आपने खोला इसका ढक्कन, इसमें आपने ल्यूर को लगा देना है ऐसे। इस ल्यूर का क्या नाम है? ये है आपका हेलिकोलूर। हेलिकोलूर जी। जैसे आपका हेलिकोवर्पा आर्मी गेरा, जी, हेलिकोलूर कहते हैं सर, उसी के नाम से, इसी के नाम से है। अब जैसे फाल आर्मी वर्म का है तो उसका कहते हैं फॉलूर। फाल। ठीक है। और ये लग जाता है आपका। तो ये क्या है, अब आप इसमें देखेंगे तो इसको बांस के सहारे इसकी हाइट 3 से 4 फीट रखेंगे खेत में, और जितने भी आपके प्रौढ़ हैं वो इस पन्नी में इकट्ठा हो जाएंगे। इस पन्नी को नीचे से ऐसे बांध देते हैं और फिर बाद में इसको खोल के उसको निकाल लेते हैं, जो मरे हुए कीड़े होते हैं। उसके बाद ये 2 महीना काम करेगा आपका, और रेगुलर बेस पे पकड़ेगा। आपको बता दें कि अभी एक हम लोगों ने लास्ट ईयर ही किया था, 2 बीघा टमाटर लगा था, तो उसमें हमने इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, और आखिरी तक उसकी फसल टूट गई, उसको कोई भी कीटनाशक नहीं डालना पड़ा। बड़ी चीज़ ये थी, बड़ी बात ये है। अब इसी तरह क्या होता है, मक्के पे आ जाइए। मक्के में भी फाल आर्मी वर्म का जो लूर होगा वो प्रयोग होगा। मक्के के गोब में कीड़ा घुस जाता है, काले रंग का होता है, लंबा सा, और वो क्या करता है, छेद देता है उसको, उसके अंदर घुस के। तो उसका नाम है फाल आर्मी वर्म। ध्यान ये रखना है, आप पहचान कैसे करोगे, ये थोड़ा सा गहरे काले रंग का होता है फाल आर्मी वर्म का कीट। ठीक है। इसके अंडे देखोगे तो इसके अंडे गुच्छों में होते हैं, जहाँ पे होगा 300-400 अंडों का गुच्छा होता है। जबकि आपका जो हेलिको वाला लूर है या हेलिकोवर्पा जो होता है, ये एक जगह पे सिंगल अंडा रखेगा, कभी भी गुच्छों में नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको पत्ती पे गुच्छे दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि भाई इसमें हमारा फाल आर्मी वर्म का अटैक है। अगर अंडे आपको छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद सिंगल दिख रहे हैं, आप समझ जाओ कि हेलिकोवर्पा का अटैक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्रिवेंशन, जिसे हम कहते हैं बचाव। जी। हम बचाव कर लेंगे तो हम जो है इन कीट रोगों से
में बचे रहेंगे। जी जी। मान लीजिए जब कुछ आ ही गए कीट और उनका प्रकोप बढ़ गया है, जी, तब भी ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनके साथ में जैसे आपने कहा कुछ रिपेलेंट हैं, आप हमारे पीपीओ साहब हैं, ये बताते हैं कि अगर हम नीम ऑयल का प्रयोग स्प्रे कर दें तो वो अरुचि पैदा कर देता है। कीटों में वो अरुचि पैदा करेगा उस चीज़ को खाने के लिए। जी जी। तो इस प्रकार से आपके पास बायो में और क्या है? तो हम लोग पास तो वो ही है, हम लोग सरकारी तौर में नीम ऑयल भी आता है और वो अलग अलग रेंज का आता है, 2500 ppm का, 5000 ppm का, 10,000 ppm का। तो वो अकॉर्डिंगली चलता रहता है, जो डिमांड होती है फिर फार्मर को लाके दिया जाता है। ये तो हम लोगों ने कर लिया कि कीटों की बात। जी जी। जितने भी कीट लगते हैं उनको हम अगर रासायनिक दवाएं नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो हम बायो में ला जा करके उनका प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे आपका फंगस से बीमारियां होती हैं जी, आ जाती हैं कई बार। कुछ जो है बैक्टीरिया जनित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे लीफ ब्लाइट आपका है, ठीक ना, ये तो फंगस से आ जाती है। जी जी। और आपकी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी आती है? जो वायरस से भी हो जाती है, मतलब इन्हीं कीटों ने वायरस को फैला दिया, तो उसमें हम इसको मोज़ेक कहते हैं, वो भी हो गया। क्या उनके कंट्रोल नियंत्रण के लिए भी कुछ नियंत्रण के लिए? बिल्कुल है सर। ये आपका आता है सुडोमोनास इन्फ्लोरेसेंस। इसका क्या है, जो आपका लीफ ब्लाइट है उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, ख़ासतौर पे धान के अंदर। धान में अगर आपको पत्ती पे थूके जैसा धब्बा दिख रहा है कि पान खा के थूका है, तो ये समझिए एक ब्लाइट है। और उस पर अगर आपने कंट्रोल किया तो 1 हफ्ते में आपका पौधा सुधर जाएगा। टमाटर, बैगन, मिर्च, हर चीज़ में लीफ ब्लाइट, इवन अर्ली ब्लाइट का जो भी सिम्टम दिखेगा आपको टमाटर बैगन में, उस पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। ये तुरंत उसको चेक कर देता है। अब सेकंड थिंग आपने पूछी कि जो कर्लिंग आ जाती है, हाँ, तो ये क्या होता है? ये एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये यूजिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट है। यूजिनॉल क्या करता है कि रिपेलेंट का काम करता है। तो जिस भी खेत में पड़ जाता है उसमें क्या होता है, सफ़ेद मक्खी अटैक तो करेगी लेकिन उसको चूसेगी नहीं, क्योंकि वो सीधी सी बात है रिपेलेंट का काम कर रहा है। तो जो आपकी कर्लिंग होगी पौधे के अंदर, अगर कर्लिंग है तो पत्ती वापस खुल जाएगी। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट ने काम किया है। एक छोटी सी चीज़ और से बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है हमारे गाँव में, गाँव के लोगों में जो खेती कर रहे हैं उनमें, कि उन्होंने टमाटर लगाया, वो लेके चले आ रहे हैं, पत्ती साफ देखो इसमें बीमारी लगी। वास्तविकता यह है वो बीमारी नहीं, वो एक कीट होता होगा लीफ माइनर, जो सफ़ेद सफ़ेद उसमें लाइन बन जाती है। उसमें पत्ती में इतनी लाइन बना देता है कि वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि हमारी बीमारी लगी है कि कीड़ा लगा है। तो लीफ माइनर के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि लीफ माइनर जब भी लगेगा तो उसी समय लगेगा जब पौधा बिल्कुल नया होगा, पत्तियां मुलायम होगी, तभी वो अटैक करेगा। बाद में अटैक कभी नहीं कर सकता। और इसकी क्षमता इतनी गजब की होती है कि अगर आप मान के चलिए 1 एकड़ खेत है तो महज 20 कीट प्रौढ़, 20 प्रौढ़ कीट पूरे 1 एकड़ को ख़त्म करने का मादा रखते हैं। अरे वाह जी। और इसका डैमेज का परसेंटेज लगभग 40% है। अगर वो खेत में पकड़ लिया है तो 40% उत्पादन आपका ख़त्म हो जाएगा। आप कोई दवा डाल लो, चूँकि ये पत्ती के लेयर के बीच में रहता है, ऊपर और नीचे अंदर ही अंदर सुरंग बनाता है। कोई भी इंसेक्टिसाइड डालोगे ना तो वो ऊपर से अंदर जा रही है ना नीचे से अंदर जा रही है, तो उस पर कोई असर नहीं। इसका सिंपल सा तरीका है कि ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वाटर ट्रैप है एंड ये आप देख रहे हो ये है टूटा लूर। इसका भी ट्रैप होता है, ये टूटा लूर है। इसका जो साइंटिफिक नेम है टूटा एब्सोल्यूटा है, लीफ माइनर टूटा एब्सोल्यूटा जी। तो इसको क्या करना है, इसको लगा के सेम वैसे ही कंडीशन कि 3 से 4 फीट ऊंचा लगा के इसको, और पानी भर के आप हल्का सा एडिबल ऑयल डाल देंगे और उसका जितना भी प्रौढ़ होगा वो सब आपको इसमें मर जाएगा और आप इस चीज़ से मुक्ति पा जाओगे। अदरवाइज़ आप केमिकल कितना डाल लीजिए वो कंट्रोल नहीं होने वाला जी। तो ये आपने जो हमारे किसान भाइयों को बता रहे हैं, दिया जानकारी, ये बहुत अच्छी जानकारी है। इससे हमारे किसान भाई पूर्णतया चाहें तो रसायन से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे किसान भाई अपने गांव में भी होममेड मैनमेड बनाते हैं। आपके घनजीवामृत है, पगला है और क्या नाम है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इनसे भी वो कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छा उससे भी कंट्रोल हो रहा है। लेकिन कई बार होता है कि अगर नहीं हुआ है तो ये हमारे पास उनको ऑप्शन है, पहले आने न दे कीट को, आ गया है तो उनके लिए हमारे पास ट्रैप हैं, ल्योर हैं और कुछ हमारी बायो की युक्त दवाएं हैं। और कोई भी काम ना हो तब हमको रसायन की तरफ जाना चाहिए, जब हमें लगे कि अब हम
बिल्कुल फेल हो चुके हैं, हमारी बिल्कुल। फसलें नष्ट हो जाएंगी, तभी हम रासायनिक की तरफ जाएं। तो अगर ये चीज़ें हम लोग करते हैं तो एक बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से और विष मुक्त जो हमारा उत्पादन होगा उसको बिल्कुल। प्राप्त करेंगे। और हम समस्त किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि इसका प्रयोग करें। और हमारे साथ में जिला कृषि रक्षा अधिकारी महोदय हैं जो बिल्कुल इसके इन चीज़ों के सर्वज्ञाता हैं, जी। रसायन के भी हों चाहे बायो के भी हों। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि हमारे साथ में जैसे स्टोर पे हमारे पे हैं, वहाँ पे भी तो बायो में उपलब्ध हैं, किसान भाई वहाँ से बायो में क्या क्या ले सकते हैं? हम उस पर चर्चा जाने से पहले इस टॉपिक पे जानना चाहेंगे कि हमें क्यों इधर जाना पड़ा। हाँ। सर्वप्रथम व्यक्ति जैसे इस समय रासायनिक खेती कर रहा है, आप देख रहे हैं तो अंधाधुंध इसमें जो है पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है और फर्टिलाइज़र का उपयोग हो रहा है, और इसके जो दुष्प्रभाव हैं लंबे समय उपयोग करने से हमारी ज़मीन भी बर्बाद हुई है और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंटेंट भी खराब हुए हैं। तो उसके दुष्प्रभाव से आप देख रहे हैं कि मनुष्य में तमाम बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटिक है या हार्ट अटैक है, इस तरीके से बीपी की तमाम बीमारियां आ रही हैं। जी। तो इसी के दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी खेती हम लोग करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी वो सुरक्षित खेती प्राप्त हो। तो इस क्रम में जो विष मुक्त खेती कहिए या रसायन मुक्त खेती कहिए, तो इसमें गौ आधारित खेती, परंपरागत खेती या आप कहिए जैविक खेती या अन्य भी कोई भी किसान इस विधि से ये पैदा करता है जिसमें रसायन का उपयोग नहीं करता है, तो वो परंपरागत खेती में आता है। तो उसमें किसान क्या करता है, सारे कंटेंट अपने घर ही बना लेता है, तो उसको मार्केट पे आधारित नहीं करना पड़ता है। जो आज हम लोग पर चर्चा किए हैं ये जैविक खेती है। जैविक खेती का ये होता है कि जो अपने घर नहीं बना पा रहा है उसके लिए कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको जैसे वो रसायन खरीद के ले जाता है उसी प्रकार जैविक प्रोडक्ट उपलब्ध हम लोग कराए हैं। यहाँ जनपद बाराबंकी में जो है नीरज जी हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास करके पूरे जनपद में हर ब्लॉक में एक एक दुकानें खुलवाए हैं और इसका स्कोप बाराबंकी में बहुत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक और जैविक खेती का बाराबंकी एक हब बन के उभरेगा। यदि हम लोग जैसे प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार किसान जैसे जुड़ते जा रहे हैं तो एक सुरक्षित उत्पाद मार्केट को भी मिलेगा और किसान की आय भी बढ़ेगी। इसी में जो सरकार द्वारा भी हमें उपलब्ध कराने के लिए कि आप विष मुक्त खेती करिए, उसमें ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बैसियाना और नीम आयल, ये 3 प्रोडक्ट हम 75% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे तकनीकी कर्मचारी भी उनको बताते हैं, खेत पे जाकर उपयोग कराते हैं, तो उससे किसान भली भांति परिचित होकर उस तरफ तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। धन्यवाद। इस काम के लिए भाई नीरज भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही मेहनत से और लगातार मैं देखता हूं कि आप किसानों खेत पर भी जा करके इसको लगवा रहे हैं, बता रहे हैं, और जो विष मुक्त खेती के लिए आपका प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं अपने बाराबंकी क्या अपने प्रदेश के किसानों से भी लगातार अनुरोध है, हमारा आग्रह है कि आप रसायन से जा करके प्राकृतिक करें। अगर हम वहाँ नहीं कर पा रहे हैं तब आप बायो भी करें, ठीक ना। तो यहाँ पे इसे हर चीज़ में प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।